हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, खतरों के खिलाड़ी सीजन नंबर 12 के ग्रैंड फिनाले में हमें वही सब कुछ देखने को मिला है जिसका कि अनुमान काफी दिन पहले मैंने लगाया था। इनफैक्ट लास्ट वीक मैंने एक ट्वीट भी कर दिया था कि कांग्रेचुलेशन तुषार कालिया फॉर विनिंग द खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 12। और जो चीज हमने काफी दिन पहले कही वही सारी चीजें आपको देखने को मिली। तो खतरों के खिलाड़ी के सीजन नंबर 12 के ग्रैंड फिनाले की हम चर्चा करें, इसके पहले मैं कुछ और बातें करना चाहूंगा। मैंने कुछ दिन पहले एक थंबनेल डाली थी जहां पर मैंने लिखा था एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द स्क्रिप्ट एंड प्रोजेक्टेड विनर तुषार कालिया। वो थंबनेल देख करके बहुत सारे लोगों की गुर्दे छिल गए और कहने लग गए भाई तुम तुषार के हेटर हो, ये हो वो हो। जबकि मैंने ही कुछ थंबनेल और डाली थी जहां पर मैंने खतरों का खिलाड़ी स्पेसिफिक लिखा था तुषार कालिया। एंड इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि तुषार कालिया इस सीजन का सबसे ज्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट था, जो कि एक्चुअली में विनर बना है और ट्रॉफी का सच्चा हकदार भी है। जितनी सच्ची ये बात है ना, उतनी ही सच्ची एक बात और है कि मेकर जो है वो खतरों के खिलाड़ी को बिग बॉस बनाने पर उतारू है। और जिस तरीके से बिग बॉस में विनर का अनाउंसमेंट होता है ना, सलमान खान एक हाथ पकड़ता है, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, ऐसे करके हूबहू यहां पर भी वही अंदाज मनीषा और शीतल ने करवा दिया रोहित शेट्टी से कि भैया हाथ उठाओ, टाइमिंग वगैरह कुछ मत बताओ। हालांकि टाइमिंग तो आपको पता चली गई होगी, जिस तरह से रोहित शेट्टी खुद बोला कि देखने में ही पता चल रहा था कि मोहित जो कि फाइनल स्टंट कर रहा था वहां पर मोहित को ज्यादा टाइम लग गया था। उनकी तकनीक ही गलत थी, मोहित की टेक्निक ही गलत थी। ये जो आखिरी वाला स्टंट था, इसमें जहां पर आप स्टंट शुरू करते हैं वहां से जो रस्सी बंधी है, उस रस्सी के सहारे लटक लटक कर आपको वो जो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी थी वहां तक कैसे आना है, यहां पर फैजू और तुषार दोनों ने दिखाया कि भैया इस तरीके से आना है। मोहित तुम्हारी तकनीक ही गलत थी और मोहित ने काफी लंबा समय ले लिया था। तो एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि तुषार और फैजू ने मोहित से जल्दी वो स्टंट किया है। अब यहां पर हमें टाइमिंग वगैरह कुछ बताई नहीं गई, लेकिन जो टाइमिंग मैंने नोट की है मैं आपको वो बता देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब फैजू ये स्टंट शुरू करता है उस समय घड़ी का कांटा दिखाता है 1 घंटा 34 मिनट, जो कि टाइमर था एपिसोड का। और जब वो हेलीकॉप्टर से वो जो एक्सप्लोजिव था जो नीचे टपकता है, उस समय का जो टाइमर था वो बताता है 1 घंटा 40 मिनट। और जब तुषार ये स्टंट शुरू करता है, जैसे ही वो जो बॉ जो बजता है, घड़ी का कांटा इशारा करता है 1 घंटा 42 मिनट का। और जब वो जो एक्सप्लोजिव है वो रस्सी से अनहुक होता है, क्योंकि रोहित शेट्टी ने बोला था जैसे ही वो एक्सप्लोजिव अनहुक होगा और आप चॉपर के ऊपर चढ़ जाओगे, अंदर बैठ जाओगे, उसी समय स्टंट खत्म माना जाएगा। तो उस समय घड़ी इशारा करती है 1 घंटा 47 मिनट। तो ये जो टाइमर था एपिसोड का, उसके अकॉर्डिंग देखें तो तुषार ने 5 मिनट की समथिंग और फैजू ने तकरीबन 6 मिनट के आसपास का समय लिया था। मोहित का मैंने काउंट किया नहीं, मोहित का मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा, हम यहां बात कर रहे हैं टाइमर की, टाइमिंग की, और जिस तरह से रोहित शेट्टी कुछ भी टाइमिंग बता देता है। ये जो ग्रैंड फिनाले एपिसोड का आखिरी वाला जो स्टंट चल रहा था, इसके पहले जो अल्ट्रा डायनेमिक स्टंट था भाई, माइंड ब्लोइंग स्टंट था। आपको एक हाइड्रोलिक कटर से पहले तो कार के ऊपर जो लॉक लगे वो काटना है, फिर जलती हुई कार के अंदर घुसना है, फिर एक कंटेनर जिसके अंदर आग लगी है, वहां 4 ताले हैं, 4 चाबियां हैं, 4 लेडर्स हैं। आपको चाबी लेना है, लॉक खोलना है और जो सही लेडर है उसे बाहर लेकर के जाना है, फिर ऊपर चढ़ना है। आपने ये स्टंट देखा था जिसमें तकरीबन 3-4 मिनट तो जन्नत को लेडर से जूझते ही हो गए थे। लेकिन रोहित शेट्टी की घड़ी क्या बोलती है कि फैजू आपने ये स्टंट 4 मिनट 10 सेकंड में किया और जन्नत ने ये स्टंट किया है 4 मिनट और 55 सेकंड में। वहीं तुषार कालिया जो है वो ये स्टंट कंप्लीट करते सिर्फ 2 मिनट और 39 सेकंड में। जबकि आप सबने देखा था कि जन्नत ने तकरीबन 3-4 मिनट तो वो लेडर से जूझने में ही लगा दिए थे। पहले तो उस बेचारी से लेडर उठ नहीं रही थी। ये जो स्टंट था ना, ये जन्नत के लिए बिल्कुल नहीं था। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा जन्नत जुबैर के एटीट्यूड की, उसके नेवर गिव अप एटीट्यूड की। उस बेचारी बच्ची को पता था कि ये वाला स्टंट उसके बस की बात नहीं है, इसके बावजूद वो स्टंट करने जाती है। मैं तो बैठा बैठा ये इमेजिन कर रहा था कि ये वाले स्टंट में अगर जन्नत की जगह प्रतीक सहजपाल होता तो कितनी जल्दी गिव अप करता। आई थिंक वो जाता और जाते देखता और भाई मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे से नहीं हो सकता। कितना अल्ट्रा डायनेमिक स्टंट था, माइंड ब्लोइंग स्टंट था, इतना ब्रिलियंट, इतना बढ़िया परफेक्ट तरीके से इन लोगों ने स्टंट डिजाइन किया। हालांकि ये जो सेलिब्रिटी जो स्टंट परफॉर्म करते हैं, जैसे वो आग का कमरा जहां पर वो आग बुझाते हैं फिर ऊपर चढ़ के आते हैं, कोई उस कैमरामैन के बारे में बात नहीं करता। बेचारे वो कितनी गर्मी में खड़े रहते हैं। तो हम ये जो कंटेस्टेंट हैं इनके प्रति तो सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स जो लोग होते हैं वो भी तो भाई उतनी ही मेहनत करते हैं। चाहे वो कैमरामैन हो जो अंडर वाटर हो या आग के बीच में हो या सांप बिच्छू के बीच में, उन्हें भी जूझना ही पड़ता है। तो वो भी तारीफ के और सम्मान के उतने ही हकदार है। एनीवे, यहाँ पर ये जो स्टंट था सेकंड वाला, ये तुषार जीत जाता है। फैजू थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है और जन्नत तो बहुत ज्यादा, तकरीबन 9 मिनट के आसपास। जन्नत जुबैर ये सेकंड वाला स्टंट करने जाती है, जो कि उसका आखिरी
आखिरी स्टंट था इस सीजन का। जब वो स्टंट शुरू करती है तो टाइमर बताता है समय 51 मिनट और 36 सेकंड का, एंड जैसे ही जन्नत वो बजर दबाती है, स्टंट खत्म होता है, वो ब्लास्ट होता है, उस समय 59 मिनट दिख रहे थे टाइमर में। तकरीबन 8 मिनट जन्नत ने लिए, लेकिन रोहित शेट्टी क्या बोलता है, जन्नत आपने लिया 4 मिनट और 55 सेकंड। अब आप खुद समझ सकते हैं, सिंपल सा गणित है, 51वें मिनट पर वो स्टंट शुरू होता है और तकरीबन 59वें मिनट पर वो खत्म होता है, लेकिन रोहित शेट्टी कहता है कि 4 मिनट एंड 55 सेकंड। तो आप समझ सकते हैं, इनफैक्ट वो जो तुषार का स्टंट था वो भी ऐसा नहीं था कि 2 मिनट में कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट वो जो तुषार का स्टंट था वो भी तकरीबन आई थिंक 4-5 मिनट के आसपास तो उसने लिए ही होंगे, लेकिन रोहित शेट्टी कहता है कि 2 मिनट और 39 सेकंड। वहीं आप ये भी कह सकते हैं कि फैजू को जो चाबी नहीं मिली, चाबी मिल गई तो वो लैडर उसकी सही नहीं हो रही थी, वो तो बेचारा चारों की चारों लैडर लेकर के आता है और वो जन्नत बेचारी से एक लैडर नहीं उठाई जाती है, जबकि तुषार पहली बार में उसकी जो लैडर रहती है, जो कि आपने देखा होगा जब बाकी सब कह रहे थे नहीं नहीं ये नहीं है, वो स्क्वायर वाली है, जबकि तुषार की जो लैडर थी वो राउंड शेप वाली थी, लेकिन वो सही खांचे में फिट हो जाती है। अब इन चीज़ों को आप फैजू का या जन्नत का बैड लक बोल सकते हैं, या फिर तुषार का गुड लक बोल सकते हैं, या फिर आप मेकर्स की प्लानिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों स्टंट थे आखिरी वाले, उनमें तुषार सबसे आखिरी में जाता है, तो तुषार को एडवांटेज तो डेफिनेटली था। ऑल्दो मैं अच्छे से मानता हूं और जानता हूं कि तुषार सबसे ज़्यादा काबिल और डिजर्विंग है, लेकिन फिर भी उसको एडवांटेज तो मिला है। ये जो दोनों आखिरी के स्टंट थे, ये दोनों ही स्टंट में तुषार सबसे एंड में जाता है, लास्ट वाले में भी और उससे पहले वाले में भी। तो उसको पता चल चुका था कि उससे पहले जो 2 कंटेस्टेंट गए हैं उन्होंने क्या ब्लंडर किए हैं, क्या गलती की है, मैं उन गलतियों को ना दोहराऊं और जल्दी से जल्दी स्टंट करूं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका फायदा तो मिलता है। और तुषार कोई इतना बेवकूफ़ खिलाड़ी नहीं है जो देख करके चीज़ें समझ ना पाए। इनफैक्ट तुषार इतना शार्प माइंडेड पर्सन है कि जब दूसरे कंटेस्टेंट स्टंट परफॉर्म करते हैं तो तुषार अपने मुंह से कह रहा था कि यार मुझे लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, जैसे कि वो कार वाला जो स्टंट था जो कि रूबीना और मोहित इस एपिसोड के स्टार्ट में करते हैं। तुषार खुद कहता है अरे यार मुझे फील हो रहा है कि मैं कर रहा हूं। एंड हमने कई बार देखा है कि तुषार का जो ऑब्जर्वेशन होता है ना वो बहुत सटीक निकलता है। अब ऑब्जर्वेशन से याद आया भाई, हमारा ऑब्जर्वेशन भी सटीक ही निकला है। चेता है कि चालबाज की नजर और डीएसके के ऑब्जर्वेशन पे संदेह नहीं करना चाहिए, हमारा ऑब्जर्वेशन फिर से सही निकल गया। और हमारा ऑब्जर्वेशन यही था कि मेकर्स कैसे एक स्क्रिप्ट रचते हैं जो किसी को फायदा पहुंचाती है, किसी को नुकसान। लेकिन जैसे ये मेकर्स की प्लानिंग आपके फेवरेट कंटेस्टेंट के अगेंस्ट चली जाती है, आप बोलते हो भेदभाव भेदभाव, ओ माय गॉड अनफेयर हो गया, पार्शियलिटी हो गई, ओ माय गॉड पार्शियली तो ये तो भेदभाव हो गई, आई डोंट लाइक इट। अच्छा, ये फेवर भेदभाव से मुझे अर्जुन बिजलानी की याद आई। अर्जुन बिजलानी जो कि पिछले सीजन का विनर था, उसे के मेडल भी मिला था, लेकिन उसने वो के मेडल अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए इस्तेमाल किया था। जबकि इस सीजन में जो के मेडल दिया गया कनिका को, वो कनिका के खुद के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं था। कनिका आप बताओ ये स्टंट श्रुति करेगी या जन्नत करेगी, बताओ। तो कैसे मेकर्स ने वहां पर तो के मेडल अर्जुन बिजलानी को इसलिए दिया सो दैट वो किसी खतरे से खुद को बचा पाए, लेकिन इस सीजन में के मेडल दिया गया कनिका को सो दैट वो किसी और के लिए यूज करे। अच्छा, अर्जुन बिजलानी की हम बात कर रहे हैं, अर्जुन बिजलानी भी एक कलर्स फेस है और तुषार कालिया भी एक कलर्स फेस है, लेकिन क्या तुषार कालिया को वो प्रिविलेज मिले जो कि अर्जुन बिजलानी को मिले? तो यहां पर मैं एक ही बात कहूंगा कि आई हैव माय ओन डाउट्स। अर्जुन बिजलानी कहीं से कहीं तक डिजर्विंग नहीं था, जबकि तुषार कालिया एक्चुअली में डिजर्विंग था। और तुषार कालिया को आई डोंट थिंक कि कलर्स फेस होने की वजह से कोई बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिले। आप ये जरूर कह सकते हैं कि तुषार को ऐसे स्टंट दिए गए जो बाकियों को नहीं दिए गए। तो यहां पर मैं एक बात आपके सामने कहना चाहूंगा कि हमने पिछली बार भी देखा था जहां पर सारे कंटेस्टेंट को एक जैसे स्टंट करने थे, वहां पर सना, वो आई थिंक सना खान थी, सना थी और एक विशाल आदित्य सिंह और राहुल वैद्य और श्वेता, ये चारों एक्चुअली अपना फियर फंदा हटा देते हैं, ये चारों अपने अपने स्टंट जीत जाते हैं। जबकि पिछले सीजन का विनर यानी अर्जुन बिजलानी एलिमिनेशन स्टंट में चला जाता है, जहां पर छोटा बाबू अनुष्का भी रहती जो कि शायद एलिमिनेट हो जाती उस एपिसोड में। तो यहीं पर आप देख लीजिए कि पिछले सीजन का जो विनर था बिजलानी, वो कैसे जहां पर सबको एक जैसे स्टंट मिले थे वो सबसे फिसड्डी साबित होता है। वहीं इस सीजन का विनर अगर हम देखें तुषार कालिया, जहां पर सबको एक जैसे स्टंट करने थे, तुषार अपना पहला वाला स्टंट भी ऑलमोस्ट जीत जाता, लेकिन वो निशांत के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और हार जाता है। एंड यही तुषार जैसे ही दूसरा स्टंट आता है, कह करके दूसरा वाला स्टंट सबसे पहले परफॉर्म कर लेता है, जीत जाता है। तो कहीं ना कहीं तुषार ने अपनी काबिलियत तो दिखाई है, साथ ही साथ उसने एक चीज और साबित कर दी है कि डिस्पाइट बीइंग अ कलर्स फेस, उसे फेवर मिले ना मिले, उसने अपनी काबिलियत तो दिखाई है। और मैं तो कलर्स फेस का सख्त विरोधी हूं, लेकिन जहां जो इंसान जैसा क्रेडिट डिजर्व करता है उसे मैं देने से चूकता नहीं हूं, झिझकता नहीं हूं। अब से आई थिंक 3-4 वीक पहले की बात है, मैंने एक थंबनेल में डाला था कि तुषार है इस सीजन का प्रोजेक्टेड विनर, जबकि इसी सीजन की स्टार्ट में मैंने एक थंबनेल डाली थी कि रूबीना बनेगी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12
2012 की विनर। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते गए एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि तुषार जो है वो कहीं ना कहीं सब पर भारी पड़ने वाला है। तुषार, मोहित और फैजू, इन तीनों ने कहीं ना कहीं मेकर्स को मजबूर कर दिया स्क्रिप्ट चेंज करने के लिए। अदरवाइज आप खुद देखिए कि जब जब अल्ट्रा डायनेमिक स्टंट आए, रूबीना इंजर्ड हो जाती है, बीमार हो जाती है, और रूबीना के सपने करके एक सेगमेंट चलाया था। रूबीना को खाम इतनी ज्यादा तवज्जो दी गई, प्रिविलेज दिए गए, वो स्टंट परफॉर्म करे ना करे, लेकिन इसके बावजूद उसको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलता था एपिसोड्स के दौरान। लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गया कि यहां पर स्क्रिप्ट चेंज होने वाली है। आप खुद सोचिए ना, वो रूबीना जिसे दूसरों के बारे में सपने आ जाते थे कि प्रतीक का एलिमिनेशन होगा, लोकेशन क्या होगी, मुझे सांप वाले सपने आए, पानी वाले, बर्फ वाले सपने आए, लेकिन उस रूबीना को खुद का स्टंट क्या होगा, वो उसमें जीतेगी या हारेगी, इसके सपने कभी नहीं आते थे। तो जैसे यहां पर राजीव को और कनिका को और निशांत को सिर्फ कंटेंट के लिए मेकर्स आगे बढ़ा रहे थे, ठीक उसी तरह रूबीना को भी यहां पर कंटेंट और नौटंकी और ढोंगपंती के लिए मेकर्स आगे बढ़ा रहे थे। तो यहां पर एक चीज तो मैं अच्छे से समझ गया कि रूबीना विनर नहीं बनने वाली है, लेकिन वो फाइनल तक जरूर जाएगी। और जहां पर लगेगा कि रूबीना ये स्टंट नहीं कर सकती, वहां वो इंजर्ड हो जाएगी, या फिर जहां पर लगता है कि रूबीना को बहुत सशक्त खिलाड़ी के रूप में दिखाना है, वहां पर तुषार, मोहित, फैजू इन सबको बोल दिया आप एक्टिंग कर लो, सो दैट रूबीना का स्टंट सबको बहुत डेयरिंग लगे। आपको याद है ना कैसे पिछले सीजन में वो विशाल और वरुण स्टंट नहीं कर पाए थे, तंबोली कर गई थी, ऐसे इस सीजन में मोहित नहीं कर पाया था, प्रतीक सहजपाल स्टंट कर गया था। यह अलग बात है कि उसी प्रतीक सहजपाल को यहां पर अगेन रोस्ट कर दिया रोहित शेट्टी ने फाइनल के दौरान कि एक चीज होती है अबाउट टर्न, लेकिन प्रतीक की डिक्शनरी में अबाउट की जगह अबॉट आ जाता है। सबसे ज्यादा अबॉट उसने किए, सबसे ज्यादा हगा भी वही है, एंड उसकी इन हरकतों के ऊपर मेकर्स ने कुछ गाना वाना भी कुछ चलाया था, तो यहां पर एक फनी वाला एलिमेंट भी था। तो यहां पर प्रतीक को रोस्ट वगैरह भी करा रोहित शेट्टी ने, लेकिन रोहित शेट्टी जब जानता है कि प्रतीक अबॉट ज्यादा करता था, तो बार बार आपने उसको इतने मौके क्यों दिए, आप उसको एलिमिनेट करते फिर वापस ले आते हो। तो ये जो बार बार लाना फिर निकालना, ये जो कहीं ना कहीं चीजें होती ना, शो का मजाक खराब कर देती है। या तो आपने किसी को निकाल दिया तो उसे वापस मत लाओ, और अगर वापस ला रहे हो तो फिर निकालो मत। जैसे कि फैजू क्यों नहीं जीता या फिर उसे ट्रॉफी क्यों नहीं मिली, इसके पीछे एक बड़ा रीजन तो ये कि कलर्स वाले अपने शो में कलर्स फेस को प्रेफर करते हैं। प्लस एक चीज और है कि हर कोई इतना लकी नहीं होता है कि वो एलिमिनेट हो जाए फिर वापस आए ट्रॉफी जीत जाए। मुझे याद आ रहा है कि खतरों का खिलाड़ी सीजन 7 में सिद्धार्थ शुक्ला, जो अब इस दुनिया में नहीं है तो ज्यादा मैं बात करूंगा नहीं, लेकिन वो भी एलिमिनेट होता है, लेकिन चूंकि वो मनीषा, शीतल, कलर्स का बहुत खास था तो वो एलिमिनेट होकर वापस आता है और शो जीत जाता है और बिग बॉस 13 भी जीत जाता है। लेकिन चूंकि फैजू कलर्स का इतना लाडला नहीं था अब तक, लेकिन आगे चल के हो जाएगा, तो वो एलिमिनेशन होता है, उसका वो ड्रामा नौटंकी होती है, फिर वापस आता है। तो ये जो एलिमिनेशन हुआ था ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन गया था फैजू की ग्रोथ में या फिर उसके चांसेस में। अब चूंकि तुषार जो था वो डे 1 से था, वो ड्रामा कम करता था, स्टंट ज्यादा करता था, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कहिए, उसका आईक्यू कहिए, ऐसा नहीं कि फैजू का प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर आईक्यू कम है, वो भी बहुत दमदार है। इनफैक्ट इन दोनों ने ही खुद को साबित किया है। बस यही है कि फैजू कलर्स का फेस नहीं था, प्लस वो एलिमिनेट भी हुआ था, या फिर ये कहें कि उसने भी एलिमिनेशन की नौटंकी की थी, एक्टिंग की थी। आपको याद होगा एक जो स्टंट चल रहा था जहां पर जन्नत तो करंट वाला स्टंट जैसे तैसे कर लेती है, लेकिन फैजू को कितने झटके लग रहे थे। फिर जब फैजू का एलिमिनेशन होता है निशांत के सामने, आप खुद सोचिए, वो फैजू जिसने दमदार तरीके से स्टंट परफॉर्म करे हैं, वही फैजू बर्फ के अंदर पड़े नट बोल्ट नहीं ढूंढ पाएगा, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। तो फैजू ने भी वहां पर एक्टिंग की थी। तो ये जो एक्टिंग होती है, ये जो स्क्रिप्ट होती है, ये जो प्रैंकपंती कहिए, राजीव बढ़ाती है जैसे लोग या रूबीना जैसे लोग, इन्हें खामखा में आगे तक ढोया गया है, जिसकी वजह से शो का कहीं ना कहीं मजाक खराब हो जाता है। मेरा तो ये मानना है कि जब आपको टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए हैं, तब वहां पर ये जो बेस्ट ऑफ बेस्ट वाले जो स्टंट होते हैं वो यहां पर किए जाने चाहिए, सो दैट शो की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एंड एक चीज और होगी कि जो बंदा सबसे ज्यादा डिजर्विंग होगा वो अपने सारे स्टंट जीतता जाएगा। तो आई थिंक ये एक बेस्ट तरीका होता है विनर चुनने का। ये मेरा ओपिनियन है, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप हर सीजन में ऐसे स्टंट लेकर आते ही हो जहां पर सारे कंटेस्टेंट एक जैसा स्टंट करते हैं और सबको फियर फंडा मिलता है, फिर जैसे जैसे जो जीतता है वो आगे बढ़ता जाता है। तो यही वाला फंडा आप लोग ग्रैंड फिनाले में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर जो डिजर्विंग होगा वो अपने सारे स्टंट जीतेगा और जो लोग ज्यादा डिजर्विंग नहीं है वो जैसे जैसे हारते जाएं वो रेस से बाहर होते चले। आई थिंक ये जो तरीका होता है ना, ये विनर चुनने का सबसे परफेक्ट तरीका है, क्योंकि यहां पर कोई कंटेस्टेंट शिकायत नहीं कर सकता कि उसे पानी वाला क्यों दिया, उसे करंट वाला क्यों दिया, अरे उसके टाइम पर टाइमर रुक गया था, उसकी घड़ी तेज थी, उसकी घड़ी स्लो थी, वहां क्रीपी क्रॉलीज थे, करंट था। तो यहां पर शिकवे शिकायतें ना तो कंटेस्टेंट कर पाएंगे ना ही बाहर बैठे फैंस कर पाएंगे। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन मैं जानता हूं कि रोहित शेट्टी मेकर्स थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, वो खतरों के खिलाड़ी को भी बिग बॉस बनाना चाहते हैं। तो यहां पर यही चीज कहना चाहूंगा कि तुषार जो है वो डिजर्विंग था, ठीक है वो कलर्स फेस डेफिनेटली था, लेकिन इसके बावजूद उसने हर स्टंट में खुद को साबित जरूर किया है। वहीं रूबीना, जिसे कि कलर्स वाले अगर इतने मेहरबान नहीं होते तो आई थिंक वो 3 या 4 वीक में ही बाहर जा चुकी होती। हमने देखा है जब जब अल्ट्रा डायनेमिक स्टंट आए, मैडम इंजर्ड हो गई हैं या फिर कुछ का कुछ हो गया है, या फिर जहां पर लगता था कि रूबीना खतरे में पड़ सकती है, उनका पार्टनर कौन बनता था,
तुषार, जबकि मोहित के साथ पार्टनर कौन बनता था? कभी प्रतीक, कभी राजीव अटातिया। तो कैसे मेकर्स ने एक अलग ही एलिमेंट थोपा है जिसकी वजह से शो की क्रेडिबिलिटी और जो शो का एक चार्म होता, मजा होता ना, वो कहीं ना कहीं चौपट हो जाता है। और जिस तरीके से ट्रॉफी के साथ इसको तुषार को वो गाड़ी दी स्विफ्ट डिजायर मारुति वाली, भाई उसके पास तो ऑलरेडी BMW है, ये स्विफ्ट तो मतलब क्या, हाँ हो सकता है किसी फ्रेंड को वगैरह को या रिश्तेदार को, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दे दे। तो भाई साहब ये है हमारा रिव्यू खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 12 के ग्रैंड फिनाले एपिसोड का, जिसमें ग्रैंड फिनाले एपिसोड में रूबीना स्टंट परफॉर्म करे इसलिए उसे जानबूझ करके फिनाले तक रखा गया था। हालांकि सबसे इजी स्टंट था वो कल के एपिसोड का, जिसमें रूबीना मैडम कुछ नहीं कर पाई। सामने खड़ी बड़ी सी कार उन्हें नहीं दिख रही है और साइड से निकल जाती है, उसके बावजूद रूबीना फैंस बोलते हैं रूबीना मेड अस प्राउड, रूबीना मेड अस प्राउड। आप देख लीजिए कैसी तो धोखे की दुनिया चल रही है। हालांकि कुछ रूबीना फैंस खुद को बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कंप्लेंट भी करें कि बताओ यार ऐसा कैसा होता है, रूबीना के साथ स्टंट में मोहित को फंसा दिया। अरे भैया वो पंजा लड़ाने का या कुश्ती वाला स्टंट नहीं था जहां दमखम दिखाना हो, वो तो ड्राइविंग वाला स्टंट था। अब आपकी रूबीना मैडम जिन्हें दुनिया जहान के सपने आ जाते हैं, सर मुझे सपना आया था प्रतीक का एलिमिनेशन होगा, सर मेरे को सपना आया था सांप वाले स्टंट होगा, सर मेरे को सपना आया था बर्फ वाला स्टंट होगा। क्या इनको खुद का सपना नहीं आया कि कल सवेरे ड्राइविंग वाला स्टंट है? तो अभिनव से पूछ लेती फोन करके, बेबी कौन से गियर में गाड़ी उठाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, एक्सीलेटर कहां होता है। उनको सामने खड़ी बड़ी सी कार नहीं दिख रही थी, लेकिन सपने में सब दिख जाता है मैडम को कि किसका एलिमिनेशन होना है। तो रूबीना सिर्फ नौटंकी कर रही थी और कुछ नहीं। और चूंकि रूबीना को बॉस लेडी बोल करके मेकर्स प्रमोट करते हैं, इसलिए उसे ग्रैंड फिनाले एपिसोड तक रखा गया, सो दैट क्या है कि जस्टिफाई हो जाए कि भाई ये बिग बॉस 14 जीती अपने दम पर और यहां पे अपने दम पर आई है। जबकि जन्नत की हकीकत क्या है अपने को भी पता है। जन्नत की हकीकत से याद आया, जन्नत बेचारी गलत स्टंट में फंस गई, इसलिए वो बाहर हो गई। बट एनीवे उसने भी काफी अच्छा दम दिखाया। एंड जन्नत के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चढ़े। तो ये जो शेर मैंने पढ़ा है ना, ये कहीं ना कहीं जन्नत, फैजू, मोहित इन सब की जर्नी को डिफाइन करता है कि चलो ठीक है ये हार गए हो, लेकिन इन्होंने अपना दमखम तो दिखाया। अदरवाइज ऐसे भी लोग हैं जिनके फैंस उन्हें नेवर गिव अप, अरे भाई वो लॉन वॉरियर है, भाई वो रियल है, भाई वो जेन्युइन है, भाई वो ऐसा है, मैं हूं आंधी, मैं हूं बर्बादी, पूरी आबादी, तुम क्या हो भाई, सबको पता चल चुका है। खैर आप कमेंट करके बताइएगा आपके भी ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।